हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल के उस शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं जिसको थोड़ा सा टफ माना गया था पिछले साल में। तो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे उस शिफ्ट के। कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है वो आप सीखेंगे। स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है, साथ ही साथ सॉल्यूशंस कैसे निकालने चाहिए। कई बार होता है कि आपको शॉर्टकट बता दिया जाता है लेकिन आप उसके पीछे का अप्रोच नहीं समझ पाते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इस तरह के और कंटेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अब क्वेश्चन का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, आपको पता ही है। लिखा हुआ है क्या कि 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ काम करते हुए किसी काम को 56 दिनों में कर सकते हैं। 12 पुरुष 24 महिलाएं एक साथ काम करते हुए उसी काम को 64 दिन में कर सकते हैं। तो उसी कार्य को 18 पुरुष 24 महिलाएं एक साथ करके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क का बेसिक सा सवाल है। जैसे आपको मैन एंड वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो अगर पता चल जाए तो आप टोटल वर्क और जितने आदमी पूछेंगे उससे आप निकाल सकते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो 15 आदमी 21 औरतें काम कर रहे हैं, वही दूसरा सेट भी 12 आदमी और 24 औरतों का सेम काम कर रहा है। तो काम में डिफरेंस नहीं है। तो हम इसको इक्वेट करेंगे कैसे। हम कहेंगे अच्छा 15 आदमी हैं और 21 औरतें इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 56 दिन में करते हैं। तो ये काम जो है बराबर ही है, किसके बराबर है, जितना कि 12 आदमी और 24 औरतें मिलकर के करती हैं कितने दिनों में, तो वो लिखा गया है 64 डेज में। तो ये आप ऐसे बराबर कर लीजिए। अब क्या करना है, कैंसिलेशन किसका, जहां भी हो पाए। जैसे मैं ये देख रहा हूं कि 8 सते 56 हो जाएगा और ये 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 बार कट गया। बाकी और कुछ कटने से रहा नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 आदमी, ये हो जाएगा 147 औरतें इज इक्वल टू 96 मेन, प्लस में 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 16 तीन 19, 192 वुमेन। अब मेन को एक तरफ वुमेन को एक तरफ करके घटा लीजिए। तो 96 इधर है, इधर आएगा तो आप सिंपल सिंपल जोड़ सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 मेन हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 47 है, 5 ऐड करिए 52 हो जाएगा, 40 और ऐड कर दीजिए 192 हो जाएगा। मतलब ये क्या आ गया, 45 वुमेन के बराबर। तो मेन अपॉन वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए आप इसे कट कर सकते हैं। ये 5 बार में से इसको कट कर देगा तो ये आ जाएगा 5/1। अब ये क्या आ रहा है बेटा कि मेन एंड वुमेन का रेशियो क्या है काम करने का। ये आदमी अगर ऐसे सोचो 5 पेन बनाएगा तो औरतें एक ही पेन बना पाएंगी। तो अब हमें इसको ले करके क्या करना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे होगा, आप मेन की जगह 5 और वुमेन की जगह 1 रख दीजिए, चाहे इस वाले इक्वेशन में चाहे इस वाले में, किसी एक में ही रख दीजिए। तो अगर मैं रखने चलूँ, चलो इसी में रख देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो 5 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। 75 21 से करेंगे तो 75 प्लस में 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 96 और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 56। तो ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। आप चाहें तो गुणा करें, मैं कहता हूं ना करें क्योंकि कैंसिलेशन तो भी हमने करना ही है। ये क्या आ गया है टोटल वर्क। अब हमें क्या कह रहा है कि 18 आदमी और 24 औरतें काम कर रहे हैं। तो 18 आदमी, तो 18 गुणे में क्या करेंगे 5, और 24 औरतें हैं तो 24 गुणे में एक ही करेंगे 24 ही आएगा। तो 18 पंचे 90 और 90 में आप 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 114। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करना। भाई ये आदमी और औरतों के मिलके एक दिन का काम है, टोटल काम इतना है, क्या हो जाएगा। तो यहां पे आप 96 इंटू में 56 अपॉन में 114। कैंसिलेशन अगर हम करने चले, ऑप्शंस को थोड़ा देख लें। डिवाइडेड बाय 16 है, डिवाइडेड बाय 19 है, इन्हीं में से कुछ आपका आएगा। तो हम इसे कैंसिल आउट करने चले, किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, देखिए 4 से चला जाएगा क्या, 4 दूनी 8 होगा, नहीं 4 से नहीं जाएगा। अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57। तो नीचे 57 आ रहा है, मतलब 19 की टेबल में ऐसे 114 होता है, तो 19 की टेबल में आ रहा है तो नीचे 19 ही आना है। तो 57 अगर आ रहा है तो हम इसे कट कर लेते हैं। किससे कट करें, 2 से कट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 48 और ये क्या हो जाएगा 57। फिर ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ किससे हो रहा है, अगर आप इसको देखेंगे ये 3 से होगा, ये भी 3 से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 19। तो 16 गुणे 56 बटे में 19 कितना होगा, 16 गुणे 6 96,
16 पंचे 80, 80 और 9 89। तो आपका क्या आ जाएगा 896 अपॉन में 19। अब आपको बस देखना है इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही आ रहा है। तो 19 की आप टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार लेकर के जा सकते हैं, 4 बार जाएगा, कितना होगा 76 होगा। बचेगा कितना, यहाँ पे 136 होगा, कितनी बार जाएगा 19 गुणे में 7 बार जाएगा, 133 होगा, तो 3 बचेगा। तो ये कौन सा सही आंसर होगा इसका, तीसरा वाला। समझ पा रहे क्या, इसे हम 4 टाइम्स 47 टाइम्स लेके गए हैं, तो ये 3 रिमाइंडर बच रहा है और ये इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो पहला सवाल थोड़ा लेंदी सा ऐसा लग रहा था। शॉर्टकट वगैरह बहुत होते हैं इस तरह के सवालों में। शॉर्टकट कैसे होते हैं कि जैसे आप इन्हीं जो वैल्यूज़ हैं इनको लेकर के मल्टीपल वगैरह देखते हैं, लेकिन इसको मैंने पूरा करके दिखा दिया। कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते पीछे का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। अब अगला सवाल है हमारे सामने, कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। आप देख रहे हैं 3.35 का स्क्वायर, 1.25 का स्क्वायर, नीचे 3.35 प्लस 1.25 लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, हमें अलजेब्रिक फॉर्मूलाज का प्रयोग करना है। हम ये समझ सकते हैं कि जो ऊपर लिखा गया है किस फॉर्म में है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और नीचे आपका क्या है ए प्लस बी लिखा हुआ है। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ऊपर का कट जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी। तो हमें 3.35 में से 1.25 को घटा लेना है, कितना आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट में 1। तो इसका क्या सही जवाब होगा, फोर्थ वाला। बस आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का। कह रहा है कि एक डीलर है जिसने अपने प्रोडक्ट को 20% ऊपर कॉस्ट प्राइस पे मार्क कर रखा है। उसके बाद वो 15% का डिस्काउंट देता है किस पे, मार्केट प्राइस पे। लिखा है व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर उसने मार्कअप किया है और फिर उस मार्कअप पे वो 15% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो आपसे कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। पहली चीज सोचिए, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, दूसरी चीज चाहिए सेलिंग प्राइस। तो अगर मुझे एसपी अपॉन सीपी के टर्म में कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाए, मेरा काम हो जाएगा। क्या करेंगे, तो हम अगर डिस्काउंट की बात करें, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने परसेंटेज फ्रैक्शन या फिर रेशियो का जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे 20% अबव है तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पढ़ करके चल रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा है ये सब कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसी स्टडी स्मार्ट चैनल पे हमने अभी इस साल पढ़ाया हुआ है पूरा परसेंटेज रेशियो, ये सारी चीज़ें आप जा करके उस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। तो लिखा हुआ है क्या, एक डीलर है जो 20% ऊपर क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस के मार्क कर रहा है। तो हमको पता है ये जो रेशियो आएगा किसका आएगा, ये आएगा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। और ये रेशियो क्या होगा, 20% ऊपर मतलब 1/5। तो ये क्या हो जाएगा 6/5, है ना, 1/5 होगा, एक ज्यादा। फिर डिस्काउंट दे रहा है 15% का। 15% का मतलब क्या होता है बेटा, 3/20, मतलब 20 रुपए में 3 रुपए का डिस्काउंट, है ना। तो जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है मार्क प्राइस पे। तो ये रेशियो किसका आएगा, एसपी अपॉन एमपी का आएगा। बात समझ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/20। समझ पा रहे हैं क्या, कि अगर 20 रुपए मार्क प्राइस है तो 3 का डिस्काउंट दिया गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों एक्सप्रेशन से देखिए, हमें चाहिए एसपी अपॉन सीपी। तो हमें एमपी को हटाना है। क्या करें, अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को हम सीधा सीधा गुणा कर दें तो कैसे हो जाएगा, करके बताता हूं। ऐसे करना आप जानते ही हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं इसे। एसपी अपॉन में एमपी, यही करेंगे। तो वैल्यूज को भी आप गुणा कर लेंगे, 6/5 और गुणे में 17/20। ओके, एमपी से एमपी कट जाएगा, बचा क्या, एसपी अपॉन सीपी। अब इसको अगर आप देखिए, 17 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 102, और 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100। अब आप क्या नहीं बता सकते हैं क्या कि प्रॉफिट कितने का हुआ या लॉस कितने का हुआ। भाई कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 102 है, कितने का प्रॉफिट है, आप यहां से बता सकते हैं कितने का प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट है, मतलब 100 पे 2% का प्रॉफिट है। कौन सा आंसर सही होगा, यही सेकंड वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका थ्योरिटिकल बेस्ड है। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इस बात पे ध्यान रखना बेटा कि यहां पे कई बार इनकरेक्ट ना लिख करके कहता है नॉट ट्रू। तो बच्चे ट्रू पढ़ लेते हैं, नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं और गलत आंसर टिक होता है। तो हमें बताना कौन सा इनकरेक्ट है। देखो क्या कह रहा है, पहला कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। कि अगर हमारे सामने 2 सर्कल्स हैं और उनका जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है,
उसका जो अनुपात होगा वो उनके रेडियस का। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें सर्कल की परिधि की, वो क्या होती है, 2πr होती है, सभी को पता है 2πr होती है। अब सोचिए इसमें 2π तो क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म क्या है, केवल r ही है। अगर आप अनुपात निकालेंगे तो 2π से 2π कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल रेडियस ही बचेगा। तो पहला वाला क्या है, करेक्ट है ना। दूसरा वाला पढ़िए, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव इक्वल रेडियाई, कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो सर्वांग सम वृत्त होने की यही एक शर्त होती है कि अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो वो सर्वांग सम होते हैं। सेकंड वाला भी ट्रू है। थर्ड वाला, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कि अगर कोई वृत्त है उस पे अगर हमने कोई भी कॉर्ड ऐसे ही खींच रखी है और उस कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का ऐसा ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए ऐसा सर्कल है, ओके, ये क्या है, इसका सेंटर है, ये एक आपकी कॉर्ड है, जीवा जिसे कहते हैं। यहां से अगर मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या है 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो कह रहे हैं कि क्या इसको बाइसेक्ट करती है क्या, यस, ये बाइसेक्ट करती है, बस 90 डिग्री पे वो पढ़ना चाहिए। तो ये थर्ड वाला विषय, तो मतलब फोर्थ वाली आपका आंसर होगा। क्या फोर्थ वाला है, पढ़ लीजिए, रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। रेडियस लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहाँ से होती है, डायमीटर होगी ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो बीच से ऐसे जाती है, यहां से ऐसे जाएगी, रेडियस तो उसका हाफ ही हुआ, तो ये गलत है फोर्थ वाला। आगे पढ़ते हैं, अगला सवाल लिखा हुआ है कि स्फेरिकल बॉल है 3 सेंटीमीटर डायमीटर की, जिसको मेल्ट किया गया है, मतलब पिघला करके 3 और स्फेरिकल बॉल बनाई गई हैं, और उनके जो डायमीटर्स हैं उनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनमें से 2 के आपको डायमीटर दिए गए, 3/2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के। तो कह रहे हैं बताइए तीसरी बॉल है उसका डायमीटर क्या होगा। मतलब एक हमारे पास बड़ी बॉल है, उसको पिघला करके 3 छोटी छोटी बॉलें बनाई गई हैं, तो 2 का हमें डायमीटर दे दिया है, 1 का हमें बताना है। तो आप सिंपल सी चीज़ समझ पा रहे हैं कि ये मेंसुरेशन का सवाल है, और ये किस पे बेस्ड है कि भाई बड़ी वाली जो बॉल का वॉल्यूम होगा वो 3 बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा, अगर कोई वेस्टेज नहीं, जो कि क्वेश्चन में लिखा नहीं है। तो हमें वॉल्यूम से लेकर के चलना है, क्योंकि हमें अगर रेडियस पता चल जाए उसी का 2 गुना कर दीजिए, आपको डायमीटर पता चल जाएगा, हमें डायमीटर ही निकालना है। तो क्या करेंगे हम कहेंगे जो बड़ी वाली बॉल का क्या है, वॉल्यूम है। तो देखिए क्या है, ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर। हमेशा ध्यान रखना कि कई बार मिक्स करके भी दे दिया जाता है, ऊपर डायमीटर बोल दिया, कहीं रेडियस बोल दिया, फिर रेडियस पूछ लिया, डायमीटर पूछ लिया। तो अगर सब डायमीटर में है तो बहुत आसान है। तो अगर मुझे पता है बड़ी वाली बॉल का जो डायमीटर है वो कितना है, वो है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि इसका रेडियस कितने का होगा, तो हम कहेंगे 3/2 सेंटीमीटर का। इतनी बात तो क्लियर है, हाफ होता है। तो हम क्या कहेंगे कि मान लेते हैं जो बड़ी वाली बॉल है उसका वॉल्यूम क्या है, तो हम कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बेटा 4/3 पाई R1 क्यूब, जो एक बॉल बनी, प्लस में 4/3 पाई R2 क्यूब, दूसरी बॉल का वॉल्यूम, प्लस में 4/3 पाई R3 क्यूब, जो तीसरी बॉल बनी, है ना। मतलब जो 3 बॉल बनी उनका वॉल्यूम, जो बड़ी वाली बॉल, इसी के बराबर होगा। अब सिंपल सी बात है, हमें बस R1 R2 R3 की जो वैल्यूज हैं पुट करनी है, एक R हमारा मिसिंग है। अब आप देखिए 4/3, आप देखेंगे 4/3 जो पाई है ये सब जगह कॉमन है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सब जगह कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो ये सब जगह कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से कॉमन निकाल करके लेफ्ट हैंड साइड से काट लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो किस फॉर्म में बचेगा, हमारे पास इक्वेशन बचेगा R क्यूब बराबर में R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब क्या हम R की वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे 3/2, तो 3/2 का होल क्यूब बराबर में R1 की वैल्यू, ध्यान रखना ये भी डायमीटर है, क्या लिखा हुआ है कि द डायमीटर्स ऑफ 2 बॉल्स, तो ये भी डायमीटर है, तो मतलब इसमें और /2 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 का होल क्यूब। फिर R2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2/2 करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब। बस इसको सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन सबको इधर लेकर के आते हैं, ये क्या हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस में 27, 4 का क्यूब क्या होगा 64, माइनस में 1 बराबर में R3 का क्यूब। अब हम 64 को क्या कर लें, एलसीएम ले लें, 8 अठाई 64, 8 सते 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, क्या हो जाएगा 216, माइनस में क्या हो जाएगा 27, और माइनस में क्या हो जाएगा
64। अब बस इसे आप जोड़ के घटा लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 64 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 91। 91 में से इसमें घटाएंगे, 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 5, और 11 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 2, और बटे में 1, और ये क्या आ गया 64। अब यहाँ आर क्यूब था तो मतलब इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 5 बटे में 4। अब 5 बटे में 4 आ रहा है तो आपको बस डिवाइड करना है इसे। अब डिवाइड करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको एक चीज़ यहाँ पे और करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि सर इसमें तो कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। आप यहाँ पे निकाल क्या रहे हो बेटा, आप निकाल रहे हो R3, है ना, R3 आप निकाल रहे हो। तो हमें निकालना क्या है, डायमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। ओके, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या गया 2.5 सेंटीमीटर। चौथा वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। लिखा है दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को देख रहा है, टॉप को देख रहा है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण क्या है, 300 लिखा हुआ है, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। ओके, लिखा है इमारत से दूर खड़ा व्यक्ति लगभग कितनी दूरी पे है। मतलब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। कुछ ऐसा समझिए, ये कुछ ऐसा बन रहा है। ये क्या है, 30 डिग्री है, और आपसे क्या कहा जा रहा है, इसकी हाइट कितनी है, 1000 है। ओके, इसकी हाइट। तो हमें बताना है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ये कितनी होगी। बस इतना ही सवाल है। आप चाहें tan 30 लगा दें, tan 30 लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये क्या हो जाएगा 1000 और अपॉन में d। तो d की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3 बराबर में क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में क्या आ गया d। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1000√3। ओके, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको कुछ ऐसे दिख रहे हैं। √3 की कॉमन वैल्यू अगर आपको पता है, मतलब डेसिमल के 1 या 2 पॉइंट तक पता है, वो थी 1.73 समथिंग समथिंग। तो अगर वो पता है तो आप यहाँ पे रख दीजिए, 1000 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1732। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक 6 डिजिट का नंबर है जो कि 33 से डिविजिबल है। लिखा है if 54 is added to the number then the new number formed will also be divisible by। एक 6 डिजिट का कोई नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 33 से, 33 से। अगर हमने उसमें 54 ऐड कर दिया तो बताइए जो नया नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा। तो 33 से डिविजिबल कोई भी नंबर है ना। तो 33 के अगर फैक्टर करेंगे तो हमें 2 फैक्टर मिलेंगे, 11 और 3। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। यस, अगर 33 से डिविजिबल है तो इन दोनों से भी डिविजिबल होगा। अगर हमने उसमें क्या किया 54 और ऐड कर दिया नंबर में, तो 54 अगर हम उस नंबर में ऐड कर रहे हैं तो ये जो हमारा नंबर है ये किससे किससे वैसे तो बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है, लेकिन अगर हम इस टर्म में बात करें कि 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं, 3 से डिविजिबल है क्या, यस। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 और 18 से। तो जो नया नंबर होगा किससे डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ भी 3 है हमारा, यहाँ भी आपका 3 ही मिल रहा है। तो आप इसे सेकंड वाले ऑप्शन से लगा सकते हैं कि 3 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शंस देख करके भी पता चले 5 नहीं हो सकता, 2 4 में नहीं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 4 अगर होगा तो फिर ये 33 से जो डिविजिबल नंबर था वो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर आप करना चाहें इसके लॉन्ग मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन ये आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लिखा अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट विल बी द एरिया। कह रहे कि एक सेक्टर बना हुआ है, सर्कल, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें एक सेक्टर बना हुआ है कितने पे, 60 डिग्री एंगल पे। कह रहे कि बताइए उसका एरिया क्या होगा, मतलब सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर, सेक्टर की बात करेंगे थीटा अपॉन में 360, यही होता है इसका फॉर्मूला। ओके, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो 60 अपॉन में 360 करेंगे क्या आ जाएगा 1/6। तो हमको क्या लेना है, और लिखा है पाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3.14। तो 3.14 इंटू में आर की वैल्यू कितनी, 10 का स्क्वायर मतलब 100 अपॉन में क्या 6, बस यही करना है। अब आपको पता है पॉइंट हट जाएगा 100 से गुणा होकर के, तो आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 दूनी 12 होगा, 2 बचेगा, 6 3 18 होगा। तो आप देख रहे हैं 52.3 सेकंड वाला आंसर इसका करेक्ट आ रहा है।
अगला सवाल लिखा, अब इसी वाले चैप्टर पे बेस्ड सवाल है। लिखा था एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। कह रहा है कि एक जो सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसका एरिया दे दिया गया कितना, 32 पाई है। अभी जैसे हमने एरिया निकाला ना, उसकी वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू दी जा रही किसकी दी जा रही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 32 पाई। ओके, बात समझ पा रहे हैं? ओके, करेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। तो आपने देखा है ऐसे आर्क बनता है, कुछ ऐसे समझ लीजिए, मतलब एक सर्कल में से ऐसे आर्क काटा जा रहा है, ये आपका क्या है, थीटा डिग्री है। तो आपसे ये जो लेंथ है ये कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं लेंथ किसका पार्ट है बेटा, लेंथ पार्ट है सर्कमफ्रेंस या फिर परिधि का। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी सेक्टर की परिधि निकालते हैं तो क्या होती है, वो होती है 2 पाई आर और थीटा बाई 360 होती है। ओके, बराबर में ये क्या दिया गया है हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है ना, दिया गया है क्या नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करेंगे हम काम ये कर सकते हैं, क्या करें कि हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। तो क्या होगा, डिवाइड किया क्यों है, ताकि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कट जाए, उनका कोई लेना देना तो है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे 360 थीटा बाई 360 ये कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे आर बचा और ये क्वेश्चन मार्क है। मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर वैल्यू जो एल है, लेंथ जो पूछी गई वो रख दूं, तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो क्या, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, तो ये बचेगी आर इंटू में एल बराबर में 32 दूनी में कितना हो जाएगा, 64 पाई, ये वैल्यू बचती है। अब हमें पता है आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है। तो मैं एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, यस, कैसे, 64 पाई और बटे में 12, ये करके निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखे आपके ऐसे आंसर आ रहे हैं, अब ये अगर पॉइंट में होता तो पॉइंट में कट कर लेते, तो इसे हम कट करते हैं, 4 तियाँ 12 और ये 16 हो जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 16/3 पाई। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसका, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा सवाल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही, इस तरह के सवाल कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, CGL CHSL। लिखा है कि अगर सेलिंग प्राइस जो है उसको हम डबल कर दें किसी भी आर्टिकल के, तो जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। सेलिंग प्राइस को डबल करें तो प्रॉफिट 4 गुना बढ़ रहा है। तो बताइए व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो कैसे करेंगे हम, एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप पहले से सेलिंग प्राइस ऐसा मान लीजिए, कॉस्ट प्राइस फिर मैनिपुलेशन करके वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है, ऑप्शन से लेकर के चलिए। अब इसमें थोड़ा ट्रेवल करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। मैं इसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी समझा पाऊंगा। मान लीजिए ये हमारा सेलिंग प्राइस पहला है या फिर कहते हैं ओरिजिनल है, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस न्यू है ना। तो अगर हम कहें कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 है लेट से। अगर हम पहले वाले ऑप्शन को लें तो पहला प्रॉफिट, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट क्या करें, 25% है। तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा बेटा, 125 रुपये रहा होगा, है ना। अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। तो मैं देखूं यहां से यहां तक का प्रॉफिट कितना है बेटा, 25 है। फिर यहां से यहां तक का प्रॉफिट कितना है, तो मैं ये देखता हूं, ये प्रॉफिट है 150 का। तो क्या 25 150 का 4 गुना है, मतलब 4 गुना कम है, नहीं ऐसा नहीं, 25 गुणे 6 करेंगे तो 6 गुना हो गया, मतलब पहला वाला ऑप्शन इसका गलत है। अगला 100, और ये क्या हो गया 175, 175 का अगर मैं डबल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 350। फिर से आपको कंपेयर करना है, यहां से यहां तक क्या है, 75 है, देख करके कर सकते हो, तो मैं पढ़ाने के लिए ऐसा बता रहा हूं। यहां से यहां तक का क्या है, तो ये आ गया 250, है ना। तो 250 का प्रॉफिट है। क्या 75 का 4 गुना अगर हम करते हैं तो 250 मिलता है क्या, नहीं मिलता है। 75 का 4 गुना करेंगे तो 300 मिलेगा। तो ये भी क्या है, गलत है। अगले पे बढ़िए, ये क्या हो गया 100, ये क्या हो गया 50, और ये हो गया 300। तो यहां से यहां तक का प्रॉफिट कितना है बेटा, 50 का है, और यहां से यहां तक का प्रॉफिट कितने का है, 200 का है। प्रॉफिट तो समझ पा रहे हैं ना, इसमें से इसको घटा करके निकाला जा रहा है। तो 50 का 4 गुना देखो 200 हो रहा है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, 50%। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि बताइए इस एक्सप्रेशन की, जो लंबा सा एक्सप्रेशन लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है, और आपको बताया जा रहा है कि x बराबर -5 लेना, y बराबर -7 लेना है। तो करने का फिर से दो तरीका,
पहला तो ये कि आप यहाँ पे -5 और जो -7 है जहाँ एक्स वाई दिख रहे हैं वहाँ रिप्लेस करके खूब बड़ा सा कैलकुलेशन बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका ये होगा कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, मुझे दिख रहा है 27x³ माइनस में 8y³, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। मुझे क्या याद आता है? मुझे x माइनस वाई का होल क्यूब याद आता है, क्योंकि ये 3 का क्यूब हो रहा है, वो 2 का क्यूब हो रहा है, बीच में एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं इसे इस टर्म में सोच सकता हूँ क्या? बिल्कुल। चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 3x माइनस में 2y का होल क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा जरा, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूंगा बेटा, तो एक्सपेंड करने पे ये क्या होगा? तो ये होगा 27x³ माइनस में 8y³ माइनस में क्या होता है 3a² प्लस 3ab² है ना। तो हम क्या करेंगे, 3a माइनस में 3a², तो 3a² करने का मतलब 3x का स्क्वायर करेंगे कितना है 9x², और b करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इंटू में 2। तो अगर हम ऐसे सोचें, 3 आगे लगा हुआ है, 9 3 27, 27 दूनी 54, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 54x² y हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, प्लस क्यों करते हैं पता है ना, क्योंकि ब्रैकेट में x माइनस वाई होता है तो माइनस बाहर का डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लीजिए। फिर क्या करते हैं बेटा, 3ab², तो 3 तो आएगा, अब इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 गुणे में 3 करेंगे कितना आएगा 36, तो ये कितना हो जाएगा 36x² आ रहा है। अब मैं क्या देखता हूं कि ये और वो वाला टर्म तो ठीक है, यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 36 है, तो बना ही नहीं। अब अगर नहीं बना तो क्या करते हैं, इसको बनाते हैं इस टर्म में कि हमें यही लाना है, इसकी वैल्यू निकालनी ना, हमें इसकी नहीं निकालनी, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकल सकता है? हमें पता है कि अगर 3x माइनस 2y का होल क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन हमें कुछ वैल्यू एडिशन भी करनी पड़ेगी या सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 58x² है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे। कितनी? हम इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे पहले हमने इसमें क्या किया, माइनस में 4x² और प्लस यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होकर के 58 आएगा, और ये 36 है तो माइनस में क्या करेंगे XY²। ओके, तो हम इस पूरे फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस 2y का होल क्यूब है, और माइनस में क्या लिखा हुआ है 4x² माइनस में 5xy², ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू में 5 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 5 है तो क्या हो जाएगा माइनस में 15, और यहाँ पे माइनस में 7 रखूंगा, माइनस माइनस प्लस होकर के क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, और इसका होल क्यूब। अब आप समझ रहे हैं -1 का होल क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा। माइनस में 4 गुणे में क्या होगा x²y, मतलब क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और इंटू में माइनस में 7, इंटू में माइनस में 7, फिर माइनस लगाएंगे 5 इंटू में -5 और इंटू में 49, 7 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में 1 आएगी, क्योंकि -1 होगा उसका क्यों -1। ये कितना आ जाएगा देखिए, 25 चौके कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 चौके 100 गुणे 7 कितना हो जाएगा 700, प्लस में क्या हो जाएगा 700, और माइनस माइनस यहाँ पर आपके सामने वैल्यूज आ रही हैं तो ये भी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 25 गुणे 49, तो 25 गुणे 50 कितना होता है, 25 गुणे 50 होता है 1250, उसमें से 25 घटा लीजिए, कितना गया 1225। ऐड कर लीजिए, सीधा सीधा जोड़िए, 1925 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1924। कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसका, थर्ड वाला। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। क्या कह रहा है कि यात्रा का एक भाग कोई 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 37.5 मिनट में तय करता है, शेष भाग को वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 14 मिनट में तय करता है। तो आपको बताना है टोटल दूरी कितनी है। जब डिस्टेंस की बात होती है तो हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, यही होता है। हमारे पास यहाँ पे स्पीड और टाइम दो दो हैं, तो ये क्या होगा S1 S2 प्लस S2 T2, ऐसे आप करके टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन एक बात और कि यहाँ पर जो हमारी रफ्तार है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और जो टाइम है वो किस में है, मिनट में है, तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम कहेंगे डिस्टेंस क्या होगी, 37 पॉइंट में
5 मिनट और डिवाइडेड बाय 60, ताकि आवर में हो जाए मिनट, और इनटू में क्या करेंगे 90, प्लस में 14/60 और इनटू में क्या आ जाएगा 80। स्पीड इनटू में टाइम, ये हमने किया। अब क्या करते हैं, जीरो से जीरो काट लेते हैं, मतलब जो कैंसिल आउट हो जाए हो जाने देते हैं। यहाँ भी डिवाइडेड बाई 6 है, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 6 है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन ही ले लेता हूँ। अब कैंसिलेशन करना है, कैसे भी कर लीजिए। और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 37.5 इंटू में 9, और 10 से गुणा होता तो कितना होता 375, उसमें से 37.5 कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 337.5, प्लस में 14 गुणे 8 कितना होता है 112, ये मिल गया। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 100, 12 करेंगे तो 49, 449.5, तो ये वैल्यू कितनी आगे देखिए 449.5, ओके 449.5, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 6। क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेते हैं, है ना, ताकि ये पॉइंट आपका हट जाए। तो कितना हो जाएगा 898, 199, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 899, और नीचे भी 2 का गुणा करना, तो ये क्या हो गया 12। अब बस आप देख लीजिए, बटे 11 वाला तो कोई भी आंसर सही नहीं है, एक ही है बटे 12 वाला, उसे आप मार सकते हैं, या फिर आप इसे कट करके देख लीजिए, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, फिर कितनी बार जाएगा 12 चौके 48 जाएगा, और बचेगा कितना 11, जो कि यहाँ पे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज वेंट टू अ होटल, कि 20 कॉलेज के स्टूडेंट होटल में जा रहे हैं, जिनमें से 19 ने 175 रुपये ईच ने खर्च किया है मील पे, है ना, सब ने 19 बच्चों ने 175 रुपीज़ खर्च किया है मील पे। जो 20वां स्टूडेंट था उसने कितना खर्च किया 19 मोर, 19 ज़्यादा खर्च किया, किससे, एवरेज ऑफ ऑल 20, मतलब जो 20 बच्चों का एवरेज है उससे 19 रुपये ज़्यादा खर्च किए। लिखा है फाइंड द टोटल मनी स्पेंट बाय देम। तो इसका एक तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आप इसको x मान लीजिए कि पहले एवरेज कितना था x था, तो इतने बच्चों ने इतना खर्च किया, तो 20वें बच्चों ने x ऐसे करके इनटू मल्टीप्लाई वगैरह करके, जो बेसिक ट्रेडिशनल तरीका है वैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए। अब आप ऐसा सोचिए कि मान लेते हैं कि ये 19 बच्चे हैं और हर एक बच्चा कितना रुपए खर्च कर रहा है 175, ओके। अब ये जो 20वां बच्चा है 20th जो स्टूडेंट है ये कितना खर्च करेगा। पहली चीज आप ये समझ के रखिए 20वें बच्चे के पास पैसा ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जब उसके पास पैसा ज्यादा होगा तभी तो वो बाकी के ग्रुप का भी एवरेज बढ़ा रहा होगा, है ना। 19 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है मतलब वो एवरेज बढ़ा रहा है। कैसे, अब वो अगर सोचो कि उस वो भी अगर 175 रुपीज़ ही खर्च करता, है ना, कितना 175 रुपीज़ ही खर्च करता, तब एवरेज में तो कुछ बढ़ना नहीं था, मतलब 175 उसने भी खर्च कर दिए। लेकिन कह रहा है कि वो 19 रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा है, जितना उसके बाकी बच्चे हैं उसका 19 रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा है। मतलब वो अपने साथ जो पैसा लेकर के आया है वो क्या कर रहा है कि सबको एक एक रुपए ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब 19 रुपए बाकियों की तुलना में, मतलब अपनी को तो छोड़ देगा, बाकी जितने हैं उनकी तुलना में 19 रुपए ज़्यादा। तो बाकी कितने हैं हमारे पास जो खर्च कर रहे हैं 175 हैं, एक वो स्वयं क्या हो जाएगा 20वां बच्चा हो जाएगा। तो अगर वो अपने साथ 20 रुपए एक्स्ट्रा लाया है, 20 रुपए एक्स्ट्रा लाया है, तो 1 रुपए तो खुद को दिया और बाकी का 1 रुपए बाकी के 19 में बांट दिया। तो अब जो एवरेज हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा 176 रुपए। और ये जो 176 रुपए है ये किसका एवरेज है, बाकी के सभी 20 बच्चों का एवरेज है। तो आपको क्या बताना है टोटल पैसा कितना हुआ, तो 176 इंटू में 20 कर लीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 1 कम 2 1 3, 3520। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताइए x बाई वाई की वैल्यू क्या होगी, और ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, सिंपल सा सवाल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या फिर आप इसको सीधा सीधा अगर देखना चाहें तो 7 13 से गुणा होगा, 7 x से गुणा होगा, और दोनों का साइन क्या है देखना प्लस प्लस है तो दोनों घट जाएंगे। तो 13 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा बेटा 6x बचेगा, बराबर में 13 पचे 65 और 7 पचे 35, साइन क्या है इनका माइनस प्लस है तो जुड़ जाएंगे। तो 65 में आप 35 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये क्या गया 100 वाई, तो x बाई वाई कितना आ जाएगा बेटा, x बाई वाई हो जाएगा 100 बटे में 6, या फिर आप कह सकते हैं 50 बटे में 3। कौन सा ऑप्शन सही इसका 3 वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर आएगा। बॉड मास का ध्यान रखना, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, कभी गलत नहीं होगा। तो जैसे मैं देखता क्या हूँ, 18 को डिवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, अब ये ध्यान रखना 18 किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, फिर गुणा किस में हो रहा है, कुछ ऐसा। तो हम अगर देखें 6 ऑफ 2 करेंगे कितना आ जाएगा 12, 12 में से 4 को लेकर के जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8। तो हम इसे अगर लिखना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में, यहाँ पे क्या है देखिए 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15। ओके, अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है कि 15 8 120 और 18 से डिवाइड करने का प्रयास है, ये गलत है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड अगर इसको लिखना चाहेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे 18/8 इंटू में क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, 15 गुणे में 9 कितना होगा 135 और बटे में क्या जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या करें कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, कह रहा है कि अगर ए डी क्या है परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, और क्या कह रहा है ए सी इज इक्वल टू 26 डिग्री, ए सी की वैल्यू कितनी है 26 डिग्री, सॉरी 26 यूनिट है। तो 26 यूनिट क्या हो गया, ए सी हो गया। सी डी बराबर कितना है, तो है 10 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना है डिस्टेंस 10 यूनिट। बी सी कितना है 42 यूनिट, मतलब टोटल अगर हम देखें बी सी, अगर ये सी डी इतना है, बी सी 42 है, तो हम इतना इसको कह देते हैं कितना 32 है। ओके, और क्या कह रहा है, और तो कुछ कहा ही नहीं आपसे, और क्या कह रहा है यूनिट के बारे में कि जो डी ए एक्स है, मतलब ये वाला एंगल जो है ये एक्स है और एंगल बी कितना है वाई है, तो बताइए वैल्यू ऑफ किसकी, ये नीचे दिया गया है क्या 6/cos x माइनस 5/cos y प्लस 8 tan y, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो हमें cos x cos y और tan y की वैल्यू चाहिए। तो cos x की अगर हम बात करेंगे तो cos x हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस हमारा बनेगा ये, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये। अगर हम बात करेंगे cos y की तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, मतलब मुझे ए बी चाहिए होगा। फिर अगर बात करें tan y की तो मुझे ए डी और डी बी चाहिए होगा, मतलब मुझे क्या निकालना है ए डी की वैल्यू कितनी है और क्या निकालना है ए बी की वैल्यू कितनी है। कैसे निकलेगा बेटा, बहुत आसान है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो निकाल आएगा। अब ए डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम इसे लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर में 26 का स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 676 और माइनस में 100 जो कि क्या होगा 576। 576 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 24 का। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 24। इसी तरह हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी की वैल्यू जब ए डी पता चल गया तो हम ए बी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 32 स्क्वायर प्लस में ये कितना आया है 24 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1024 और प्लस में 576। ऐड कर लीजिए ये 1576 में 24 जोड़ेंगे 100 और कितना हो गया 1600। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी यहाँ पे ए बी की, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में आएगा तो क्या आ जाएगा 40। मतलब हमें जो जो दो वैल्यूज नहीं पता थी वो हमने निकाल ली। ये वैल्यू कितनी आ रही है 24 और ये वैल्यू कितनी आ रही है 40। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास हमें निकालना क्या है cos x cos y और tan y, ये वैल्यूज निकालनी है और वही निकाल करके हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में रखना है और आपका आंसर मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ cos x की वैल्यू तो हम कहेंगे 6 बटे में cos x क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा ये जो हमारा क्या है आधार है और ये क्या है कर्ण है, क्या हो जाएगा 24 बटे में 26। तो ध्यान रखिए 24 और बटे में 26 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 26 हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस में। अगला हमें क्या चाहिए माइनस में 5y, तो 5 और cos y चाहिए। cos y क्या हो जाएगा, cos y क्या हो जाएगा आधार और बटे में कर्ण। आधार कितना है हमारे पास, तो ये है 32 और ये क्या है 40 और प्लस में क्या है 8 tan y, तो tan y क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब 24 बटे में 32 गुणे में से। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हम जानते हैं इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 13 बटे 2 आ गया। फिर माइनस में इसे हम काटें 8 चौके 32 और 8 पंचे 40 से, तो क्या हो जाएगा 25 बटे में 4 आ गया, प्लस में 8 चौके 32 और 4 छंग 24 हो गया, तो ये क्या आ गया 6 आ गया। अब हम
इसको चाहें तो 26/4 कर लें, मतलब ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लें, तो 26/4 25/4 घट करके कितना आ जाएगा 1/4, प्लस में 6 आ गया, 6 चौको 24 1 25/4, यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 25/4। मेरे ख्याल से इसमें 25/4 है नहीं, पांचों ऑप्शन ऐसे लिख के कर देता हूँ 25/4 यूनिट, ये इसका सही जवाब है, इनमें से कोई भी सही नहीं है 25/4। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ड्यूरिंग अ डिवीजन प्रांजल मिस्टेकनली टुक एज द डिविडेंड अ नंबर दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड। मतलब प्रांजल डिवाइड कर रहा था तो उसने डिविडेंड को गलती से, जितना डिविडेंड था ओरिजिनल उससे 10% ज़्यादा ले लिया। इसी तरह उसने गलती से जो डिवाइजर था ओरिजिनल उससे 25% ज़्यादा बड़ा डिवाइजर ले लिया। कह रहे हैं कि इफ़ द करेक्ट कोशेंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज 25, कि अगर करेक्ट जो कोशेंट आना चाहिए 25 वो है, वो आना चाहिए था, लेकिन अब बढ़ा लिया है नंबर तो वो आएगा नहीं। एंड द रिमाइंडर वाज 0, और रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो व्हाट वाज द कोशेंट दैट प्रांजल ऑब्टेन्ड एज्यूमिंग हिज कैलकुलेशन हैड नो एरर। तो कह रहे हैं कि कोई कैलकुलेशन नहीं, एरर मतलब ऐसा एरर नहीं आ रहा है कैलकुलेशन में। तो बताइए प्रांजल ने जो कोशेंट लिया था वो अब क्या, नया वाला क्वेश्चन क्या होगा वो आपको बताना है। तो अगर कोई एरर नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पे, तो दोनों केसेस में रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो सवाल करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये डिविडेंड डिवाइजर आखिर होता क्या। वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 2 से, तो अगर आप करते हैं इसे तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर आप कहेंगे 2 चौके 8 होगा, 8 आएगा और फिर ये आ जाएगा 0। यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिविडेंड, है ना। ये जो वैल्यू है ये क्या है? डिवाइजर। और ये जो वैल्यू है ये क्या है? कोशेंट। और ये क्या है? रिमाइंडर। तो ऐसे आपका काम करता है। और यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि जो डिविडेंड होगा वो डिवाइजर और जो कोशेंट है इनके मल्टीप्लिकेशन के साथ जितना भी रिमाइंडर है उसे हम जोड़ देंगे तो उसी के बराबर ही आएगा। तो ये अगर हमें छोटी सी बात पता है जो बहुत बचपन में हम पढ़ते थे कि जो हमारा डिविडेंड है उससे अगर हम डिवाइज़र जो हमको प्राप्त हो रहा है इनटू में कोशेंट कर दें और प्लस में रिमाइंडर इसका ऐड कर दें तो हमारा डिविडेंड के बराबर होता है। और यही हमें इस्तेमाल करना है। हमें पहले क्या पता है कि जो डिविडेंड है वो 10% ज़्यादा है। अच्छा, 10% का मतलब क्या हो गया कि 11/10, कि अगर पहले डिविडेंड 10 था तो अब क्या हो गया? 11 हो गया। तो अगर मैं इस वैल्यू को इधर, चलो ये लिख देता हूं, हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो हम इसे 11a/10a लिख सकते हैं क्या ऐसा? ये क्या है? पुराना डिविडेंड। ये क्या है? नया डिविडेंड। फिर अगला हमारे पास क्या है कि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम इसे जो डिवाइज़र है उस टर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 25% है मतलब 5/4 है, मतलब 5b/4b है, ऐसा ही हुआ। तो हम कहेंगे जो डिविडेंड है मतलब 10a वो किसके बराबर होगा? डिवाइजर पुराना वाला कौन सा है? 4b। अब कोशेंट हमें पुराना वाला एग्जैक्टली पता है कितना है? 25, और रिमाइंडर क्या है? 0, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 10a इज इक्वल टू 100b के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे a बराबर कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 10b के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हम अगर नए वाले पे चले, हम कहेंगे 11a बराबर में कितना होगा? ये हो जाएगा 5b। और कोशेंट तो हमें निकालना है, कोशेंट आखिर है कितना ये हमें निकालना है, और रिमाइंडर इसका भी क्या है? 0 है। तो हम अगर पता है कि a बराबर क्या है? 10b के है, तो हम यही वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं कि a बराबर में क्या आ जाए? 10b के आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 110a। भाई 10 का गुणा करोगे बराबर में कितना हो जाएगा? 5b इंटू में q। तो b से b, अब सॉरी ये b हो जाएगा, b से b कटेगा, 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 22 बार में। तो कोशेंट जो नया वाला होगा वो कितना होगा? 22 होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? 4th, 22 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ए किसी काम के 20% को 7 दिन में करता है, बी उसी काम के 25% को 7 दिन में करता है। अगर दोनों अकेले काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि बताइए कितना % जॉब का हो जाएगा 7 दिन में कंप्लीट अगर दोनों साथ में मिलकर के काम करें। तो समझिए कि 20% काम कौन कर रहा है? ए। ओके, कितने दिन में? 7 दिन में। तो मतलब 100% काम कितने दिन में होगा?
ए के द्वारा, तो 5 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर, कितना हो जाएगा 35 डेज। इसी तरह बी वाला भी आप निकाल लीजिए कि 25% कर रहा है 7 दिन में, तो 4 का गुणा दोनों तरफ करेंगे, बी का वैल्यू क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी, है ना। ए और बी की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब अगर हम कहें टोटल कितना काम करते हैं, तो हमें पता है इन दोनों में क्या है, 7 टोटल वर्क निकालना है, 7 कॉमन है, तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। 7 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 गुणे में 20 मतलब 140। तो 35 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 28 से काटेंगे तो 5 बार। ये इनके एक एक दिन के यूनिट का काम है। ओके, तो एक दिन में वो कितने यूनिट का काम करेंगे, 9 यूनिट का काम करेंगे। ये बात समझ में आ रही, यस, एक दिन में 9 यूनिट का काम। अब कह रहे हैं कि 7 दिन तक कितना काम हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, 9 गुणे 7 कितना हो जाएगा 63 यूनिट का काम हो जाएगा। लेकिन हमें ये परसेंटेज के तौर पे बताना है, 63 परसेंटेज के तौर पे बताना है, तो टोटल काम 140 और गुणे में 100 कर लेना है। 0 से 0 जाएगा, 7 9 63 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 90 बटे में 2 मतलब क्या गया 45। 45% जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ए वाला जो जवाब है ये इसका करेक्ट आंसर है, 45% काम। अगर ये पूछता कितना काम रह गया था तो 55% काम। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा रेस से है। कह रहा है कि 2 रेसर हैं ए और बी, 18 किलोमीटर की टोटल रेस वो दौड़ रहे हैं। जो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, 800 मीटर है। दोनों 200 सेकंड और 250 सेकंड में रेस को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब एक चक्कर 800 मीटर का, ये 200 सेकंड में और ये 250 सेकंड में। लिखा है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। यहाँ पे ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइम नहीं बोला, कह रहे कि आखिरी बार जो फास्टर पर्सन होगा वो स्लोअर पर्सन से कब मिलेगा। तो हम अगर सिंपल सी बात समझें कि रेस हमारी 8 मतलब जो सर्कुलर ट्रैक है 800 मीटर का है और स्पीड इनकी वेरिएशन में दी जा रही है, तो हमें पता है कि ए की जो स्पीड है और बी की जो स्पीड है वो क्या दी गई है, ये दी गई है 200 मीटर और ये है 250 सेकंड की, सॉरी मीटर कह रहा हूँ सेकंड। अगर मैं कहूँ इनका एलसीएम निकाल लो जो कि क्या आ जाएगा 1000 सेकंड का, तो ये क्या बताएगा 1000 सेकंड, ये बताएगा कि ये दोनों व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से पहली बार कब मिल रहे हैं 1000 सेकंड पे। अब इस 1000 सेकंड में पहली बार जब मिले हैं, हमें ये तो पता ही नहीं करना, हमें पता है आखिरी बार कितने सेकंड पे मिले हैं। तो हम ये सोचें कि 1000 सेकंड में आखिर जो ए है वो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो अगर हमको पता है कि 200 सेकंड में वो 800 मीटर तय कर रहा है, तो 1000 सेकंड का मतलब 200 में 5 का गुणा, तो 800 में 5 का गुणा। तो हम कहेंगे 1000 सेकंड में जो ए है वो कितनी दूरी तय कर लेगा 4000 मीटर की। ये बात तो समझ में आ रही होगी, है ना, 4000 मीटर की दूरी तय कर लेगा। अब मुझे पता क्या है, मुझे पता है कि हर 1000 सेकंड पे 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर की दूरी तय होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है 18 किलोमीटर है। तो अब अगर मैं कहूं आपसे कि 18 का कुछ ऐसा लाइए कि गुणा कर दीजिए, तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो हम कहें यहाँ पे अगर 4 का गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा 16000 मीटर मतलब 16 किलोमीटर। तो यहाँ भी अगर हम 4 का गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 4000 सेकंड। इसके बाद आपको पता है 2 किलोमीटर का जो दूरी है वो बाकी है, लेकिन वो जो 2 किलोमीटर की दूरी है, अब ये दोनों 4000 सेकंड पे मिले हैं। अब अगला जो 1000 सेकंड अगर आप चलाएंगे मतलब 5000 सेकंड पे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर, लेकिन 18 ही चलने, आधे ही चलेंगे मतलब 500 सेकंड तक ही चलेंगे। तो मतलब इस 4000 सेकंड के बाद इनको मिलना नहीं है, मतलब फास्टर पर्सन मिलेगा नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है सेकंड वाला, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, लिखा ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। बी ने 4 दिन काम किया, बस बी ने 4 दिन ही काम किया। बताइए ए को काम खत्म करने में कितना, बहुत आसान सा सवाल है। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। हम मान लेते हैं टोटल वर्क 36 है, ये 2 यूनिट ये 3 यूनिट, या फिर जब 2 व्यक्ति हैं तो ये भी करने की क्या जरूरत है, आप वैसे ही वाइस एंड वर्सा कर लो। अब इसमें क्या कह रहा है कि बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 डेज, मतलब बी ने 4 दिन तक इस पे काम किया है, मतलब यहाँ पे टुगेदर काम की बात नहीं हो रही। तो बी अगर एक दिन में 4 यूनिट 3 यूनिट का काम करेगा तो 4 दिन में कितना कर लेगा 12 यूनिट का काम। तो हम कहेंगे रिमेनिंग वर्क आखिर कितना होगा, तो रिमेनिंग वर्क इसका हो जाएगा 36 माइनस में 12 बराबर में 24 यूनिट। इस पे कौन काम करेगा, ए काम करेगा।
2 यूनिट का काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। और यही आपसे पूछा है कि ए को कितने दिन लगेंगे, तो 12 दिन लगेंगे। इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कह रहे कि x प्लस 1/x बराबर में अगर 10 है तो बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू x की पावर 4 अपॉन में 1/x की पावर 4। ये तो आसान सा सवाल है, आपको पता होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप जानते होंगे कि अगर हमें x की पावर 4 ऐसा लाना है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये क्या होगी बेटा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 10 स्क्वायर माइनस में 2 मतलब कितना आ जाएगा 98। ओके, हमें पावर 4 लाना है तो एक बार और स्क्वायर करेंगे इसका हम, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर, किसका, 98 का स्क्वायर और माइनस में 2। 98 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 9604। तो 9604 माइनस में 2, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 9602। तो इसका सही जवाब क्या है, सेकंड वाला। अब ये सवाल आपके सामने साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम अगर ध्यान से समझें तो हमें इसमें सिंप्लीफिकेशन ही करना है ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज का प्रयोग करके। तो ये साइन की पावर 4 थीटा है या कॉस की पावर 4 थीटा है ना। हमें क्या पता है, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। यहाँ पर तो ऐसा नीचे कुछ प्लस वाला सिनेरियो हमें दिख नहीं रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले केसेस से ही हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा, यही लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूं, प्लस में इसे हम होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएं तभी हमारा कुछ फायदा है। हम क्या करें कि अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में होता तो यहाँ पे क्या होता, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमने अपने से जोड़ा है तो हम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि अपने से कोई वैल्यू जोड़ लें, लेकिन अगर हमने ये जोड़ा है तो यही घटा दें तो काम बन जाएगा। क्या करते हैं, यही घटा देते हैं, है ना। जैसे 5 है, 5 में 2 जोड़ कर 2 घटा दीजिए, वैल्यू 5 ही रहेगी। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में नीचे क्या है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप समझ पा रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या बन रहा है, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे वाली वही वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप समझ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे भी कहा उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 1 माइनस में यही वैल्यू जो ऊपर नीचे लिखी हुई है तो आपस में कट जाएगी। इसका क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड वाला। तो ये थे वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आप देख सकते हैं वेरिएशंस काफ़ी हैं, एक ही चैप्टर के 2-2 क्वेश्चंस हैं लेकिन दोनों का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे अगर आप करेंगे थोड़ा सा अप्रोच समझ पाएंगे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, और सबसे जो ज़रूरी बात है कि आप परसेंटेज रेशियो का अगर आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं तो आप क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ आपको मिलें तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए। तो और भी आपके सामने इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो नए क्वेश्चंस बन रहे हैं वो लेकर के मैं आता रहूँगा। सभी लोगों को बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।